तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंडसेट कैसा होता है, कैसे वो सोचता है और उसकी क्या वो क्वालिटीज है जो हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनानी चाहिए, जिससे कि हम भी उनकी तरह एक लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बनाए, अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। ऐसा क्या है जो वो लोग सही करते हैं, कैसे उनका थॉट प्रोसेस है, और ऐसा क्या है कि जो हम लोग गलत करते हैं, क्या हमारा थॉट प्रोसेस है। तो आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम भी अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करके एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी लेकर आऊं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर के माइंडसेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन्वेस्टर या इन्वेस्टिंग वर्ड को समझना पड़ेगा। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, हमारे जैसे आम इंसान के लिए इन्वेस्टिंग वर्ड का सिर्फ इतना सा मतलब है कि शेयर में पैसे डालना, लेकिन इन्वेस्टिंग अपने आप में एक बहुत ही ब्रॉड डेफिनेशन है। तो सबसे पहले तो समझिए इन्वेस्टिंग होता क्या है। तो दोस्तों इन्वेस्टिंग मतलब निवेश करना, किसी चीज में इन्वेस्ट करना। अब एक मिनट के लिए आप शेयर्स को हटा दीजिए, आप और किसी चीज में जैसे इन्वेस्ट करते हो। लेट्स से आप कोई बिजनेस शुरू करते हो, कोई मॉल ओपन करते हो या कोई शॉप ओपन करते हो, 5-10 लाख की कैपिटल लगा दो। तो आपने क्या किया, 5-10 लाख रुपए उस दुकान में लगाए और फिर उससे पैसे कमाने शुरू किए। लेट्स से हर महीने आपको 5,000 की, 10,000 की अर्निंग हो रही है और आप उससे पैसे कमा रहे हो। फिर एक दिन आपका एक दोस्त आपके पास आता है और आपको बताता है कि यार जिस मॉल में तूने शॉप ले रखी है या जिस लोकेलिटी में तूने दुकान ले रखी है, यहाँ से तो मेट्रो पास हो गई है और मेट्रो यहाँ से जाने वाली है, जिसके चक्कर में इस दुकान के काफी प्राइसेस बढ़ गए हैं। जो दुकान तूने 10 लाख में ली थी, आज उसके प्राइस 20 लाख हो गए हैं। तो आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा? क्या आपकी दुकान के प्राइस डबल हो गए तो क्या आप उसे बेच दोगे? शायद नहीं, बल्कि आप ये सोचोगे कि यार यहाँ मेट्रो आएगी और ज्यादा लोग आएंगे तो शायद मेरी दुकान में भी ज्यादा लोग आएंगे और मेरी अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो आपने फोकस क्या किया? अर्निंग पर, ना कि इस पर कि आपकी दुकान के रेट बढ़ गए तो मैं उसे बेच देता हूँ। आपने प्राइस पे फोकस नहीं किया, आपने अर्निंग पे फोकस किया कि आगे मेरी इस दुकान से और अर्निंग बढ़ेगी। फिर और 2-4 दिन बाद एक और दोस्त आपके पास आता है कि यार यहाँ तो आसपास एक एयरपोर्ट पास हो गया है और इस दुकान के प्राइस तो 1 करोड़ रुपया पहुंच गया है, तो चल इस दुकान को बेचकर कोई और दुकान ले लेते हैं। तब आप कैसे सोचोगे? शायद तब भी आपका रिएक्शन सेम ही होगा कि यार अच्छा है, यहाँ एयरपोर्ट पास हो गया, अब और ज्यादा लोगों का यहाँ पेनिट्रेशन होगा और ज्यादा लोग आएंगे और यहाँ ज्यादा लोग आएंगे तो मेरी दुकान में भी ज्यादा लोग आएंगे और शायद मेरी अर्निंग भी ज्यादा होगी। तो स्टिल आपने फ्यूचर की अर्निंग्स प्रिडिक्ट करी और अर्निंग पर फोकस किया, ना कि उस दुकान के प्राइस पर, क्योंकि आप उस दुकान के ओनर हो और आप उसकी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टिल आपका डिसीजन सेम था। फिर आप ऐसे ही काम कर रहे थे। फिर 2-4 दिन बाद आपका जो पड़ोसी होता है, जो दुकान वाला, वो आता है आपके पास न्यूज़पेपर लेके कि यार बड़ा ही बुरा हाल हो गया, ये तो यहाँ ना तो अब मेट्रो आ रही है और ना ही यहाँ एयरपोर्ट आ रहा है, सब कुछ कैंसिल हो गया और हमारी शॉप्स के प्राइसेस बिल्कुल डाउन आ गए। जो शॉप्स हमने 10 लाख की दी थी, अब कोई 5 लाख रुपए भी नहीं देने को तैयार। तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आप फटाफट से उस दुकान को बेच दोगे? शायद तब भी आपका रिएक्शन सेम ही होगा कि यार क्या हो गया, नई मेट्रो आ रही है, नई एयरपोर्ट आ रहा, फिर भी स्टिल जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो तो हमारी दुकान में आएंगे ही और उतनी अर्निंग तो हमारी होगी। क्या फर्क पड़ता है प्राइस नीचे आ जाए या ऊपर चला जाए, हमारी अर्निंग तो सेम हो रही है, उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। अब ये आप इसलिए सोच पा रहे हो क्योंकि आप उस दुकान के ओनर हो और ओनर माइंडसेट हमेशा अर्निंग पर फोकस करता है। कैसे मैं अपनी दुकान की, अपने बिजनेस की, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, उसकी अर्निंग कैसे बढ़ाऊं जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ना कि इस चीज पर वो फोकस करता है कि कैसे मैं अपने बिजनेस के प्राइस ऊपर नीचे लेकर जाऊं, उससे प्रॉफिट बुक करूं। तो ओनर माइंडसेट हमेशा अर्निंग पे फोकस करता है। अब सेम चीज ही हमारी शेयर मार्केट में होती है। शेयर मार्केट में हम क्या करते हैं कि एक बड़ा इन्वेस्टर, सक्सेसफुल इन्वेस्टर एक बिजनेस का पार्ट खरीदता है और एक रिटेल इन्वेस्टर हमेशा एक स्टॉक खरीदता है। अब इस बात में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। अगर आप समझो तो जब आप एक बिजनेस का पार्ट खरीदते हो, लेट्स से उसी दुकान का एग्जांपल अगर हम लें, तो लेट्स से हम जाकर उस दुकान का 50% शेयर खरीदना चाहते हैं, तो हम उसकी अर्निंग पर फोकस करेंगे कि वो दुकान अगर महीने में 5,000 की अर्निंग हमें दे रही है तो 2,500 की अर्निंग अगर हम लेंगे
तो उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए, उस हिसाब से हम उसकी वैल्यूएशन पे करके हर महीने हर साल उसकी अर्निंग को एंजॉय करेंगे और आगे साल दर साल जो उसकी अर्निंग होगी उसको प्रिडिक्ट करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। तो बड़ा इन्वेस्टर हमेशा अर्निंग देखकर इन्वेस्ट करता है कि फ्यूचर में ये कंपनी मेरे को कितनी अर्निंग लाकर दे सकती है, ना कि उसका प्राइस देखकर। लेकिन एक रिटेल इन्वेस्टर, जहां तक मैंने देखा है, प्राइस के अलावा कुछ देखता ही नहीं। प्राइस डाउन आ गया बाय कर लो, ऊपर चला गया सेल कर दो। लेकिन बहुत बार इस चक्कर में हम ऐसे स्टॉक्स में फंस जाते हैं कि जिनका प्राइस तो डाउन आ जाता है, फिर कभी ऊपर नहीं जाता और ज्यादा ही डाउन चला जाता है। तो पहली चीज, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर का माइंड हमेशा अर्निंग पर फोकस करता है, ना कि उसके प्राइस पर। तो आज के बाद हम भी जब किसी भी स्टॉक को बाय करेंगे, पहले उसकी अर्निंग देखेंगे, उसकी कितनी अर्निंग है, फ्यूचर में वो कंपनी कितना कमा सकती है, उसके फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होंगे। तो हमेशा आपको अपना माइंडसेट ओनर के माइंडसेट की तरह रखना है और हमेशा कंपनी की अर्निंग पर फोकस करना है, ना कि उसके प्राइस पर। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया कि अर्निंग पर हमें फोकस करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि व्हेन टू सेल। तो बहुत ही सारे रिटेल इन्वेस्टर्स, जैसे कि मैं जिनसे बात करता हूँ, तो वो अक्सर ये बात करते हैं कि यार हमने बाय तो कर लिया स्टॉक, अब इसको बेचे कब। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार बेचना क्यों है, तो उनका आंसर मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि यार जब तक बेचेंगे नहीं तब तक प्रॉफिट कैसे होगा। तो इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को बेचकर प्रॉफिट नहीं कमाता, बल्कि उसकी अर्निंग से प्रॉफिट कमाता है। अब लेट्स से रिलायंस का बिजनेस है, तो मुकेश अंबानी अपने ऑफिस में जाकर ये तो बोलता नहीं होगा कि यार आज कंपनी का शेयर 2000 रुपए से ऊपर चल रहा है, चलो कंपनी बेच देते हैं। बिल्कुल भी नहीं। वो अपनी अर्निंग को बढ़ाने की कोशिश करता है। उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी कंपनी हमेशा अर्निंग पर फोकस करती है, कहां हम और नए बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां से हमें अर्निंग ज्यादा आ जाए, कैसे हम अपने ऑपरेशंस बढ़ा सकते हैं जिससे अर्निंग ज्यादा आ जाए। क्योंकि अर्निंग जब ज्यादा होगी तो स्टॉक प्राइसेस तो अपने आप ही ऊपर चले जाएंगे। तो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छी कंपनी खरीदता है उसकी अर्निंग देखकर, और दूसरा वो उसको कभी भी नहीं बेचता, क्योंकि अगर अच्छी कंपनी होगी, अच्छी अर्निंग्स देगी, तो हमें उसे बेचने की क्या जरूरत है। जब हम किसी घर में इन्वेस्ट करते हैं और उससे साल दर साल हमें रेंट आता जाता है, या फिर हम उसमें रहकर अपना रेंट बचा रहे होते हैं, तो क्या हम उस घर को बेच देते हैं? शायद कभी नहीं। तो ऐसे ही कंपनियों का है कि जब हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक उस बिजनेस का पार्ट खरीद रहे होते हैं। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कोई स्टॉक नहीं खरीद रहे, हम उस बिजनेस का पार्ट खरीद रहे हैं, और जितना पार्ट हम खरीद रहे हैं उतने पार्ट की जो अर्निंग होगी उसके हम ओनर हैं। अब आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा होगा, यार मुकेश अंबानी तो ओनर है, उसको तो सैलरी मिलती है, हमने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, हमें क्या मिलता है? तो दो चीजें आप हमेशा याद रखिए, जो भी कंपनी अर्निंग करेगी या तो आपको वो डिविडेंड के फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर कंपनी उसको री इन्वेस्ट कर देगी और अपने ऑपरेशंस और ज्यादा बढ़ाएगी, फिर और ज्यादा अर्निंग हो, फिर से री इन्वेस्ट कर देगी और ज्यादा बढ़ाएगी। तो रिलायंस का शेयर जो 200 से 2000 का हुआ है, वो कंपनी री इन्वेस्ट पैसा कर रही है, उसकी वजह से जो कंपाउंडिंग हुई है, तभी उसके शेयर प्राइस ने इतनी लंबी ग्रोथ दिखाई है। जैसे जैसे उसका शेयर प्राइस ग्रो होगा, वैसे वैसे आपका भी जो शेयर है उस कंपनी में, वो उसी हिसाब से कंपाउंडिंग करेगा और उसी हिसाब से उतने ही प्रोपोर्शन में ग्रो हो जाएगा। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि हम एक अच्छी कंपनी खरीदेंगे, हमेशा उसकी अर्निंग पर फोकस करेंगे, और जब कंपनी अच्छी होगी, पैसे को अच्छे से री इन्वेस्ट करेगी, आपके पैसे को ग्रो करेगी, तो हमें कभी भी उसे सेल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और फोर्थ जो पॉइंट है, जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर सोचता है कि मेक वोलेटिलिटी योर फ्रेंड। अब इसका मतलब क्या है कि स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो हमेशा हमें दिखता रहता है, तो इस चक्कर में पैनिक में आके बहुत सारे लोग बाय सेल कर रहे होते हैं हर वक्त, जिसकी वजह से स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे जा रहे होते हैं। अब ऐसा दूसरी मार्केट्स में नहीं होता। जैसे रियल एस्टेट में हमें प्राइसेस नहीं दिख रहे होते इतने ज्यादा, तो रियल एस्टेट के प्राइसेस इतने ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। अब जैसे लॉकडाउन हुआ था तो बहुत सारे एसेट्स क्लास की अर्निंग गिर गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अर्निंग देखकर किसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। तो जैसे कंपनियां जो सामान बेच रही थी या कोई भी काम कर रही थी, तो बहुत सारी कंपनियों की डिलीवरी बंद हो गई थी, सामान बिकना बंद हो गया था, कंप्यूटर फोन वगैरह कम बिक रहे थे, तो उनकी अर्निंग गिर गई थी, जिसकी वजह से उनके स्टॉक प्राइस गिर गए थे। और जैसे स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हुए तो बहुत सारे लोग ने पैनिक में आ गए, उन्होंने अपने स्टॉक्स भी बेच दिए। तो जब ज्यादा से ज्यादा चीजें बिकने लगी तो प्राइस और ज्यादा गिरने लगा, जिसकी वजह से और ज्यादा लोग घबरा गए और उन्होंने अपने शेयर भी सेल कर दिए। तो जिसके कारण प्राइस जितना गिरना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा प्राइस गिर गया। लेकिन ये कोई नहीं सोच रहा था कि जब ये सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, तो फिर से कंपनियों की सेल शुरू हो जाएगी, फिर से कंपनियां ग्रो करना शुरू हो जाएगी और फिर से शेयर के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो शेयर्स में हम घबरा जाते हैं जब प्राइस गिर जाता है, लेकिन आप सभी ने देखा कि जैसे जैसे
जैसे सिचुएशन नॉर्मल हुई, कंपनियों की अर्निंग फिर से शुरू हुई, गाड़ियां फिर से बिकने लगी, फोन फिर से बिकने लगे, शेयर के प्राइस फिर से बढ़ने लगे और इवन पिछले पॉइंट से ज्यादा ही कुछ बढ़ गए इस टाइम तक। लेकिन क्या ऐसा रियल एस्टेट की मार्केट में हुआ? ऐसा दोस्त जिसने भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा था, शायद उन्होंने भी 2-3 महीने के रेंट नहीं आए उनके, बहुत सारे लोगों को रेंट माफ भी करने पड़े, कुछ महीने के लिए रेंटल इनकम भी बंद हो गई थी क्योंकि जो रेंट पे रह रहा है उसकी इनकम नहीं आ रही थी, या जो रेंट पे रहकर बिजनेस कर रहा है उसकी बिजनेस से इनकम नहीं आ रही थी, वो कहां से रेंट देगा। लेकिन क्या जो इन्वेस्टर जिसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है उसने अपना रियल एस्टेट बेच दिया था? शायद नहीं, लेकिन स्टॉक्स वालों ने तो अपने स्टॉक्स बेच दिए थे। तो रियल एस्टेट एक वोलेटाइल मार्केट नहीं है, उसमें हर वक्त हमें प्राइस नहीं दिख रहा होता। तो इस चक्कर में हमें पता था आज नहीं तो कल फिर से रेंट आना शुरू हो जाएगा, तो उसके चक्कर में रियल एस्टेट की मार्केट डाउन नहीं आई, उसके प्राइस ही डाउन नहीं आए। लेकिन स्टॉक्स में वोलेटिलिटी है, तो जब भी ऐसी वोलेटिलिटी आएगी हम उसको अपना फ्रेंड बनाएंगे, और जब भी ऐसे स्टॉक्स के प्राइसेस हेवीली गिर जाएंगे तो तभी हम उन स्टॉक्स को बाय कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है आने वाले टाइम में फिर से अर्निंग आना शुरू हो जाएगी, फिर से कंपनियां कमाना शुरू कर देगी और फिर से शेयर के प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाते हैं। हमेशा हम एक अच्छी कंपनी चूज करेंगे जिसकी अर्निंग हम प्रिडिक्ट कर सके, फ्यूचर में जिसकी अर्निंग बढ़ सके। दूसरा, हम उसकी अर्निंग पर फोकस करेंगे ना कि उसके प्राइस पर। तीसरा, हम उसे सेल करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम एक अच्छी कंपनी चूज करेंगे वो अपनी अर्निंग बढ़ाएगी तो ऑटोमेटिकली हमें प्रॉफिट होता जाएगा और हमारा पैसा कंपाउंड करता जाएगा लॉन्ग टर्म में। और चौथा, जब भी हमें वोलेटिलिटी का बेनिफिट मिलेगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि हमें अर्निंग बढ़ेगी तब तो प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और क्योंकि हमने वो शेयर लो पे बाय किया है तो शेयर प्राइस जो बढ़ेगा, मार्केट का सेंटीमेंट बढ़ेगा, मार्केट ज्यादा ग्रो करेगी तो उसका भी हमें बेनिफिट मिलेगा। अब एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि इन चारों में से अगर हम कोई भी चीज मिस करते हैं तो शायद हमें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। जैसे लेट्स से अगर हम अच्छी कंपनी नहीं चूज करते हैं और उसकी अर्निंग जब गिरती है तब हम उसे बाय कर लेते हैं तो हमें काफी बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हमेशा अच्छी कंपनी चूज करेंगे। तो दोस्तों ये है वो 4 पॉइंट्स जो हमें एक अच्छा इन्वेस्टर बनाते हैं। और जब भी हम इन पॉइंट से भटकते हैं तो हम इन्वेस्टर से हटके एक ट्रेडर हो जाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक का शेयर प्राइस देख के उसे बाय करते हैं तो वो एक ट्रेडर का काम होता है, ना कि एक इन्वेस्टर का। इन्वेस्टर हमेशा अर्निंग्स पर फोकस करता है और ट्रेडर हमेशा बिना सोचे समझे प्राइस पर फोकस करता है, किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर देता है। जैसे बिटकॉइन, वो तो हमें कोई अर्निंग नहीं दे रहा, फिर भी हम उसके प्राइस पर प्ले कर रहे हैं, तो वो एक ट्रेडिंग का पार्ट है, ना कि इन्वेस्टिंग का। तो इन्वेस्टिंग को समझिए, इन्वेस्टिंग है क्या, और एक इन्वेस्टर बनिए। और अगर आपको ट्रेडर बनना है तो उसकी अलग क्वालिटीज होती है, उस हिसाब से ट्रेड करिए। लेकिन जब आप इन्वेस्टर होते हो, इन्वेस्टर का माइंडसेट आपको रखना चाहिए, हमेशा एक बड़े इन्वेस्टर की तरह सोचना चाहिए। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाएगी और आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाएगी। और तब तक के लिए आप ऐसी ही आगे आने वाली फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे, बने रहे। थैंक यू सो मच।